हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 क्लास 11 फिजिक्स का, जिसको हम कहेंगे सरलरेखा गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम इसका एक टॉपिक करेंगे जिसको आप कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी। अभी t सेकंड का क्या मतलब है, तो देखिए t सेकंड का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं इस बिंदु A पर था, ठीक है, इस A पर था, मैं विरामावस्था में था, तो मेरा टाइम जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बिंदु P पर गया और मैं मान लीजिए यहाँ से A से B तक आया 5 सेकंड में, A से B तक आया 5 सेकंड में, और मेरी जो दूरी थी वो है 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद मैं बिंदु B से बिंदु C पे गया, फिर मैंने बिंदु B से बिंदु C के बीच की जो दूरी है वो तय करी 6 सेकंड में। मतलब मैं विराम अवस्था में t बराबर 0 पे यहाँ था, फिर B पर आया 5 सेकंड में, फिर 5 के बाद अगले समय पर 6 सेकंड में मैं बिंदु C पर पहुँच गया, ठीक है। और मैंने A से जो C तक डिस्टेंस जो तय करी, जो दूरी तय करी, वो करी मैंने 25 मीटर। कितनी तय करी? 25 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 6वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो 6वें सेकंड में अगर तय की गई दूरी है तो कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे 6वें सेकंड में तय दूरी माइनस 5वें सेकंड में तय दूरी। ओके, अब देखिए 6वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी थी? 25, यहाँ से यहाँ तक की 25, माइनस 5वें सेकंड में कितनी है? 15, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। मतलब ये है कि टी सेकंड का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि मैं A से B तक जा रहा हूँ, जिसमें मैं 5 सेकंड में पहुँच रहा हूँ, फिर अगले बिंदु पर जा रहा हूँ, तो अगले बिंदु पर जाने पर मुझे कितनी दूरी तय करी वो निकालनी है, तो उसको हम t सेकंड कह सकते हैं। मतलब 5 के बाद अगले सेकंड की मैं बात करूँ, अगले सेकंड की बात करूँ, मतलब छठे सेकंड की बात करूँगा, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि t सेकंड, ठीक है। तो 5 के बाद 5वें सेकंड के बाद अगर मैं छठवें सेकंड पे जा रहा हूँ, तो उसमें मतलब ये है कि उन दोनों में डिफरेंस कितना आया, तो वो हमने निकाला। इसको हम एक डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे। तो देखिए मैं सपोज कीजिए बिंदु A पर था t बराबर 0 सेकंड पे, ठीक है। इसके बाद मैं बिंदु B पर पहुंच गया, ठीक है। और A से t सेकंड पश्चात मैं बिंदु B पर पहुंच गया, ठीक है। A पे मैं विरामावस्था में था, A से t सेकंड पश्चात मैं बिंदु B पर पहुंच गया। अब मैंने मान लीजिए कि बिंदु A से बिंदु दूरी तक, जो बिंदु B तक दूरी तय करी, वो st दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी? st दूरी करी। यहाँ मेरा जो प्रारंभिक वेग है वो मैंने मान लिया कितना है? u है। कितना है? u है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि माना कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में है, ठीक है, और तथा एक समान त्वरण A से A के अंतर्गत गतिशील है, A के अंदर गतिशील है, माना किसी क्षण
t बराबर 0 पर, माना किसी क्षण t बराबर 0 पर वस्तु का जो वेग है, t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u है तथा t समय पश्चात जब वो st दूरी तय करता है, st दूरी तय करता है, अतः t सेकंड में तय की गई दूरी st, मतलब मैंने मान लिया कि कोई वस्तु जो गतिशील अवस्था में है उसका हम त्वरण मान लेते हैं a है, ठीक है। अब किसी क्षण t बराबर 0 पर उसका वेग मान लेते हैं u है और वो बिंदु पर पहुंचता है t सेकंड पश्चात, तो उसकी दूरी हमने मान ली st है, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं गति के द्वितीय समीकरण से हम वस्तु की दूरी निकालने के लिए हमारे पास 3 समीकरण थे जिसमें से s बराबर दूरी होता था, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या है हमारे पास में, s बराबर ut प्लस हाफ at², जहाँ u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। तो देखिए अब दूरी हमने क्या मानी st, तो st मान लीजिए इसको, तो ut प्लस हाफ at², ओके, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब हमको tवें सेकंड का निकालना है। tवें सेकंड का मतलब है कि कोई वस्तु अगर t सेकंड में b पर पहुंच रही है, तो इससे पहले वाला सेकंड, तो देख लिए कोई वस्तु अगर t सेकंड में पहुंच रही है तो इससे पहले का सेकंड मतलब इसमें से कम करना पड़ेगा, मतलब t-1वें सेकंड की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए कि माना इससे एक सेकंड t-1 सेकंड समय, t-1 सेकंड समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उसके लिए हम गति का द्वितीय समीकरण काम में लेंगे। गति का द्वितीय समीकरण हम st की जगह रखेंगे st-1 बराबर u, और इसमें t की जगह हम रख देंगे t-1 प्लस हाफ a, t की जगह रख देंगे हम t-1 का स्क्वायर। इसे करेंगे हम इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद हम tवें सेकंड में जो दूरी है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अतः tवें सेकंड में चली गई दूरी, tवें सेकंड में अगर दूरी तय करेंगे तो कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे तो st वें सेकंड की बात कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़े में से हम छोटा घटाएंगे, मतलब ये है कि st में से हम जो st-1 है उसको घटा देंगे। tवें सेकंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा फिर उससे कम, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, तो st बराबर st का मान कितना हो जाएगा, st का मान आपके पास में ut प्लस हाफ at² माइनस st-1 का मतलब ut-1 प्लस हाफ at-1 का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ये है आपके पास t-1 a-1 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको खोलिए, st की हम बात करेंगे तो ut प्लस हाफ at², ये माइनस, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, u को t से मल्टीप्लाई करेंगे ut, फिर माइनस u प्लस हाफ और फिर a, फिर t-1 का t² माइनस 1 माइनस 2t, ओके। अब इसको फिर देखिए st की हम बात करेंगे तो ut प्लस हाफ at², फिर ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ut हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस u हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस 2a। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप, सबसे पहले इसको a से आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा,
अब इसको फिर मल्टीप्लाई करें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस 2a टी स्क्वायर माइनस 2a फिर माइनस माइनस प्लस 2a मल्टीप्लाई 2t। ठीक है, अब क्या कट सकता है इसमें, ut से ut जाएगा। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो बच रहा है वो कुछ इस तरह का बचेगा, u प्लस, आप देखिए यहाँ से आप इसको लिखिए 2at अपॉन 2 फिर हाफ a। ठीक है, अब यहाँ से एस टी वे के लिए हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा u, और यहाँ से अगर आप हाफ कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ से आप हाफ और a कॉमन लेंगे, हाफ और a कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास में 2t, और इधर कितना बच जाएगा -1। तो ये हो गई टी/, सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये इतना डेरिवेशन है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हमारे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्ध्वाधर पथ पर गति करती हुई वस्तु के लिए गति का समीकरण। मतलब ये है, ऊर्ध्वाधर पथ का मतलब ये है कि कोई वस्तु को हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने पर उसका जो पथ होगा, उस वस्तु का जो पथ होगा उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक समान त्वरण, एक समान जो त्वरण एक ही होगा कि जैसे कोई वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है और नीचे आ रही है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। ठीक है, वो एक समान होगा में किसी सरल रेखा में गति करती वस्तु के समीकरण। तो वस्तु के जो समीकरण होंगे वो 3 समीकरण हमारे को पता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए, कोई वस्तु अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वस्तु जो है ऊपर से नीचे आ रही है, जब कोई वस्तु है वो ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु सपोज कीजिए ये ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि उस पर कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसने h हाइट तय करी होगी। ठीक है, उसके अलावा उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगा होगा g, जिसको हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जिसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। कोई वस्तु गुरुत्वीय बल के अधीन ही नीचे आ सकती है, और उसमें कुछ समय लगा होगा t। अब देखिए, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर गति के लिए कुछ कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए अगर हम ऊर्ध्वाधर गति की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो काम में आएगी। सबसे पहले उसका प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u काम में आएगा। ठीक है, और उसके अलावा उसका अंतिम वेग v काम में आएगा। ठीक है, तीसरा है चली गई दूरी, h काम में आएगी। चौथा है उस पर लगेगा समयांतराल t। पांचवा है उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा।
ठीक है, तो ये सब लगेगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान नियत होगा, तो ये सब चीज़ें इस पे लगेगी। ठीक है, अब देखिए हम इस कंडीशन की बात करते हैं। तो इसमें जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे आती है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो नीचे आने पर देखिए उसमें हमारे पास में 3 समीकरण है। तो 3 समीकरण में आप देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो एक तो उसका प्रारंभिक वेग u चाहिए, ठीक है, और एक उसका अंतिम वेग चाहिए, ठीक है, और एक उसमें त्वरण होगा और उसमें कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है, लेकिन ये जो त्वरण है ये क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण की हम बात करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से इस पे जो a है वो किस में बदल जाएगा, a की वैल्यू जो है वो a बराबर हो जाएगा g। अगर हम किसी वस्तु की बात करें कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो देखिए अब इस केस के अंदर कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि हो रही है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा, प्लस g, क्योंकि उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि हो रही है। कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में वृद्धि हो रही है। तो आप a बराबर क्या रख सकते हैं, प्लस g। तो इन समीकरण में आप a बराबर प्लस g रखिए, इस समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में। तो हम कह सकते हैं तो समीकरण 1, 2 व 3 से तो v बराबर u a की जगह आप g रखेंगे तो gt, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, और इसको आप h कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो किसमें बदल गई, ऊंचाई में बदल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। सेकंड आप देखिए, जब कोई वस्तु क्या कर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तब गुरुत्वीय त्वरण लगातार कम हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a जो है वो माइनस g हो जाएगा, क्योंकि जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। जब वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक ही जगह माइनस रखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से एक ही जगह माइनस जी रखेंगे तो v बराबर u, एक ही जगह माइनस जी रखेंगे तो माइनस gt, s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये आपकी हो सकती है। अब हम विशेष स्थिति इसमें लें, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति में आप पहला ले सकते हैं, जब वस्तु को विरामावस्था से नीचे छोड़ा जाए, जब वस्तु को विरामावस्था से नीचे छोड़ा जाए। तो देखिए जब भी आप विरामावस्था की बात करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें प्रारंभिक वेग u क्या होगा, 0 होगा। जब भी विरामावस्था की बात की जाएगी तो उसमें प्रारंभिक वेग u क्या होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, तो इसमें अगर आप u की वैल्यू इन सब में 0 रख देंगे तो एक समीकरण आपको कुछ ऐसे प्राप्त होगी, a बराबर आप या इसमें रख दीजिए, जैसे इसमें नहीं, विरामावस्था से नीचे छोड़ा जाए। अब नीचे आ रही है ना, ऊपर से नीचे आ रही है तो समीकरण हमारे ये काम में आएंगे। इसमें g है तो यहाँ पे u की वैल्यू आप 0 रखो तो v बराबर gt हो जाएगा, या u की वैल्यू 0 रखो तो s बराबर हाफ gt हो जाएगा, या u की बराबर 0 रखो तो v स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। आप इसे कह सकते हैं p बराबर gt, ठीक है, और s की s h में बदल जाएगा तो u 0 हो गया तो कितना हो गया, हाफ gt स्क्वायर। और ये देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, u की वैल्यू 0 तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
2GH। यहाँ से आप इसको B को 2GH भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के हमें समीकरण प्राप्त होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे सेकंड है कि विशेष स्थिति में सेकंड कि यदि वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये कि कोई वस्तु ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे आके वो रुक गई है, तो रुक गई है मतलब उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इन समीकरणों को देखिए, तो ये v बराबर u माइनस जी टी है, तो यहाँ v बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं u बराबर 1 तो जी टी हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, सेकंड वाला जो है उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, एस जो है एच के बराबर है, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाला बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, भी 0 हो गया तो यू स्क्वायर बराबर 2GH। तो इसमें u जो हो जाएगा वो √2GH हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन स्थितियों के बारे में बता सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अपेक्षिक वेग के बारे में। अपेक्षिक वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि हम वेग की तुलना कर रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच में, मतलब दो चीज़ों के बीच में हम अगर वेग की तुलना करेंगे तो उसे हम कहेंगे अपेक्षिक वेग। जैसे मैं अगर किसी चाल से चल रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति भी दूसरी चाल से चल रहा है, तो उन दोनों के बीच में वेग का क्या संबंध है उसे हम अपेक्षिक वेग से दर्शाते हैं। और इसमें आप 3 तरह की कंडीशन देखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इस ए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और बी रास्ते पे कोई अन्य व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। अब मेरी चाल है वो भी समान है, मेरी चाल जो है समान वेग से चल रही है, और उसकी भी चाल यू है और मेरी भी चाल यू है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैं बस में बैठा हूँ और मेरे पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों अगर बस में चल रहे हैं तो बस की जो स्पीड होगी उसी स्पीड से हम दोनों चलेंगे। तो इस स्थिति में हम दोनों एक दूसरे को क्या पाएंगे, ना तो मैं चल पा रहा हूँ ना वो चल पा रहा है, दोनों ही विरामावस्था में पाएंगे। जैसे हम लोग अगर एक ही जगह कहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम पाएंगे कि हम दोनों विरामावस्था में, अगर एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा है और एक व्यक्ति अगर बस में बैठा हुआ है तो वो उसको लगेगा कि एक व्यक्ति इस तरह है और दूसरा गतिशील है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों व्यक्ति समान वेग है, क्योंकि दोनों, जैसे सपोज कीजिए एक बस के अंदर दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो दोनों व्यक्ति बैठे हुए का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही व्यक्ति, ऐसा लगेगा कि बस जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलेगी। इसका मतलब दोनों किस अवस्था में रहेंगे, विरामावस्था में। तो देखिए ये हो गया। जैसे सपोज, अब दूसरा उदाहरण, इसमें दूसरा केस लेते हैं। सपोज कीजिए ये मैं हूँ और मेरी जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब मैं भी इस दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा हूँ और एक अन्य व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा में, प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में जा रहा है। दोनों की दिशा यही है। तो आपको क्या लगता है, दोनों, अगर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ और ये व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो आपको लगता है तेज कौन चलेगा? तो आप बताएंगे कि तेज बी वाला ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे से इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ज़्यादा है। ये आप बता सकते हैं। और आपने कैसे बताया? तुलना करके बताया कि 60 में से 50 को लेस कर दिया तो कितना आ गया, तो आ गया 10 किलोमीटर। मतलब ये कि आपको आभास हो जाएगा कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम चल रहा हूँ, या ये व्यक्ति बी पर्सन जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा चल रहा है। तीसरा एक आप और केस ले सकते हैं।
जिसमें क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और एक व्यक्ति बी है जो इस दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति ए है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रहा है और एक व्यक्ति बी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे हम दोनों की चाल कितनी लगेगी, हमें ऐसा आभास होगा कि हम दोनों की चाल जो है वो ज़्यादा हो गई है। मतलब दोनों की चाल जो होगी, मतलब इसमें मुझे ऐसा फील होगा कि हम कितनी स्पीड चल रहे हैं, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, ठीक है, और उसकी जैसे मैं जा रहा हूँ सामने से, मेरी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम दोनों कितनी स्पीड चल रहे हैं, दोनों को मिला के मतलब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, मतलब दुगनी रफ्तार से हम चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। तो ये जो है, ये जो वेग कहलाएगा, ये कहलाता है आपेक्षिक वेग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा, 110 कैसे आया कि हमने 50 को और 60 को दोनों को जोड़ दिया, तब जाके मेरा कितना आया, 110 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो देखिए पहला केस हम ले सकते हैं कि जब दो वस्तुएं समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, मतलब दोनों, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, बी वाला, तो ठीक है, तो परिणामी वेग, तो आप परिणामी वेग कैसे निकालेंगे, परिणामी वेग मतलब रिजल्टेंट वेग v ऑफ r, मतलब क्या है, रिजल्टेंट जो वेग होगा, परिणामी जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा, v1 माइनस v2, इन दोनों के अंतर की तो बराबर है कि ये 50 किलोमीटर से इधर जा रहा है और ये 60 किलोमीटर से इधर जा रहा है, तो कितना लग रहा है ज़्यादा स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, दोनों को लेस किया हमने। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जहाँ v1 है पहली वस्तु का वेग तथा v2 है दूसरी वस्तु का वेग, तो ये बात हो गई। अब हम सेकंड केस ले लें। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम, जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, तो दोनों की चाल है वो तो जुड़ जाएगी। ठीक है, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हो तो परिणामी वेग v ऑफ r जो होगा वो दोनों का अंतर, वो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो सर आप देख सकते हैं कि दोनों अगर समान चाल से चल रहे हैं तो उनमें चाल में कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि दोनों में किसी स्पीड ज़्यादा है, बिल्कुल जीरो अंतर होगा। और दोनों की चाल समान है तो आपेक्षिक वेग का मान जीरो होगा। लेकिन अगर दोनों समान वेग से गतिशील हैं, मतलब समान दिशा में गतिशील हैं, तो तो ये मान के चलिए अगर दोनों समान वेग से गतिशील है, मतलब समान दिशा में गतिशील है, तो अगर आवास जो होगा वो आवास कैसे होगा कि एक 50 से चल रहा है एक 60 से चल रहा है, तो मुझे आवास होगा 10 किलोमीटर ज़्यादा का। लेकिन अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो मुझे ऐसा लगेगा कि दोनों जो हैं मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, 110, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों अगर समान दिशा में, दो वस्तुएं अगर समान दिशा में चल रही हैं तो परिणामी वेग उन दोनों का अंतर होगा, और अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो परिणामी वेग क्या होगा, उन दोनों का योग होगा। तो इस तरह से ये आपके चैप्टर जो थर्ड था सरल रेखा में गति, उसके बारे में हमने इसमें बताया। तो ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस करवाने की। धन्यवाद।